नमस्कार। बीयू संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम यादव जी उपस्थित हैं। सर, आपका स्वागत है। इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आपका आगमन हुआ है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय यादव सर उपस्थित हुए हैं। सर ने काफ़ी मार्गदर्शन दिया है बच्चों को और बताया है कि किस तरह से शिक्षा के और शोध के क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी गणना एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे प्रशासक के रूप में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कुलपति के कार्यकाल में आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो एक अद्वितीय माने जाते हैं। आदरणीय सर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कुलपति रहने के दौरान मैंने इस चीज़ को स्थापित किया कि विश्वविद्यालय के छात्रों से अगर सीधा संवाद किया जाता है तो उनके विकास करने में बड़ी सुविधा होती है। विद्यार्थी क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सीधे हमको कम्युनिकेट होता है और फिर उसके हिसाब से हम एकेडमिक प्रोग्राम स्थापित करते हैं। वास्तव में कोई भी विश्वविद्यालय का निर्माण इसलिए होता है कि वो देश के विकास में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और लीडरशिप उत्पन्न करे और चरित्र निर्माण करे छात्रों में, जिससे कि वो देश दुनिया का नेतृत्व कर सकें। हर फील्ड के लिए नेतृत्व प्रदान करना, ऐसा ये विश्वविद्यालयों का उद्देश्य होता है। तो मैंने ये देखा कि छात्रों में प्रतिभाएं अनंत हैं। उनको ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकें, ये किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए काम करता है ईमानदारी के साथ, तो विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है। विश्वविद्यालय के छात्र बहुत आगे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नंबर 1 उत्तर प्रदेश में माना जाता था और जिस साल मैंने ज्वाइन किया 27 छात्र राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त खिलाड़ी उस विश्वविद्यालय में थे। लेकिन मैंने जाते ही वहाँ के जो स्पोर्ट्स के अध्यापक थे और कोच थे और छात्र भी थे, उनके सामने मैंने विषय रखा कि भाई ये राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या और मुझे 150 तक पहुंचानी है 3 साल के दौरान, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हीं से पूछा तो उन्होंने जो अपनी आवश्यकता बताई कि हमारी व्यवस्था में इतना धन और दिया जाए। मैंने कहा मैं सब कुछ करूंगा, केवल पदक प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या मुझे चाहिए 150। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 3 साल के दौरान 27 के बाद और 45 के बाद 110 के बाद 150, ऐसे हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी। और 1-2 क्षेत्र जैसे हॉकी का क्षेत्र, क्रिकेट के क्षेत्र में राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी हमारे उसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्राप्त किया। दूसरा, छात्रों के सामने एक प्रश्न होता है कि जिस विषय की हम पढ़ाई करते हैं उस विषय में हम आर्थिक स्वावलंबी जीवन में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमने वहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की स्थापना पहले से थी, लेकिन हमने उसको सक्रिय किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम अनुभव के आधार पर प्रोफेसर रंजना प्रकाश जी को वहाँ डायरेक्टर के रूप में और पदस्थ किया। और ये जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज भी उसका आनंद है कि 3 साल के दौरान हमारे 4000 छात्रों का प्लेसमेंट सिलेक्शन हुआ। यानी फाइनल ईयर डिग्री प्राप्त करने के पहले ही और किसी अच्छी बड़ी कंपनी में और 1 लाख पर मंथ, 1.5 लाख पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 70,000 रुपये पर मंथ
और छात्रों को ऐसी सर्विस मिल जाए जिससे कि वो अपने परिवार का, अपने व्यक्तिगत जीवन का आर्थिक स्वावलंबन स्थापित करें, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उनके अंदर विश्वास जगता है कि हम किसी भी विषय को अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो हम अपने पारिवारिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को, अपने समाज जीवन को, अपने ग्राम को आर्थिक स्वावलंबी बना सकते हैं। तो ये अपने में एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के अंदर कि 3 वर्ष के दौरान लगभग 4000 विद्यार्थियों का कैंपस सिलेक्शन करा करके हमने ये विद्यार्थियों में विश्वास जगाया कि नहीं, हम अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमको डिग्री मिलने के पहले ही और हमको सर्विस का ऑफर मिलता है। इतना ही नहीं, जब तक गांव के छात्रों का जो अच्छी आगे की शिक्षा नहीं पढ़ सके तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये का सपना है कि हमारे ऐसे गांव के छात्र जो आगे पढ़ नहीं सके उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से और उनको रोजगार प्राप्त होना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत ऊपर की पढ़ाई, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास नहीं है तो हम देश के विकास में योगदान नहीं कर सकते। इसका विश्वास दिलाने के लिए और उनके परिवार में आर्थिक खुशहाली लाने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की और हमारे माननीय तत्कालीन इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने उसका उद्घाटन किया। कोई भी काम अपने मित्रों के और एक्सपर्ट के सहयोग से नहीं होता है। तो आईआईटी दिल्ली में मेरे क्लास फेलो प्रोफेसर नीरज खरे फिजिक्स के और मेरे क्लास फेलो आईएएस और शिवराज अस्थाना जो कि 17 साल आईएएस की सर्विस करने के बाद उन्होंने रिजाइन करके और एक बड़ी कंपनी में सर्विस ज्वाइन की और ख़ुद की भी कंपनी बनाई। और मेरे तीसरे क्लास फेलो डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो रिलायंस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन तीनों ने मुझे एडवाइस किया था इस काम को करने के लिए और उनके सहयोग से उनकी कंपनी, छोटी सी कंपनी डेजाव्यू की कंपनी के सहयोग से हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। उसका माननीय मंत्री महोदय से उद्घाटन किया और हमने 100 आसपास के गांव के जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट को पास नहीं किए थे, ऐसी शिक्षा प्राप्त गांव के विद्यार्थियों को हमने रजिस्ट्रेशन किया और इसमें विश्वविद्यालय के पढ़े हुए जो बीटेक किए हुए छात्र 2 छात्र थे, उनको गांव से विद्यार्थी को लाने के लिए लगाया और 100 विद्यार्थियों का केवल 100 रुपये पर हमने रजिस्ट्रेशन किया। और हमने जो एक छोटी सी लैब बनाई थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऐसी थोड़ी सी हमने 9 महीने की ट्रेनिंग दी और ये जान करके हमें बड़ा आनंद हुआ कि 50 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट रिलायंस ने सूरत में और किया। रिलायंस के सहयोग से 50 के 50 विद्यार्थी, और अगर कोरोना ना आया होता तो 100 के 100 विद्यार्थी 9 महीने की ट्रेनिंग लेने के पश्चात 100 के 100 विद्यार्थी भी प्लेस्ड हो जाते। तो ऐसे परिवार में जो गरीब थे, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, ऐसे परिवार में अगर 30,000 40,000 की इस प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए विद्यार्थियों को रोजगार मिलता है तो खुशहाली का दीपक बनता है। ये भी हमारे विश्वविद्यालयों का उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसको हमने काफ़ी कुछ मात्रा में पूरा किया और हमने इन विद्यार्थियों की अलग लिस्ट, नाम पते सहित कहाँ पर प्लेस्ड हैं, और 4000 विद्यार्थियों की अलग लिस्ट, नाम पते सहित किस कंपनी में प्लेस्ड हैं और कितनी वेतन पर प्लेस्ड हैं, इसकी अलग अलग लिस्ट हम माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जब हमने लखनऊ में जाकर के प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बड़ा हमको बधाई दी कि ये काम आपने राजा राम जी बहुत अच्छा किया। और हमारे जीवन को भी संतोष मिला कि हम अपने कार्यकाल में जिनके लिए यूनिवर्सिटी बनी है, विश्वविद्यालय तो छात्रों के लिए बना है, छात्रों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए, इसका हमने प्रयास किया। और इसके कारण से और विश्वविद्यालय में रिसोर्स भी आर्थिक जनरेट हुआ। जहाँ हमारे विश्वविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं थी, बीकॉम का डिपार्टमेंट नहीं था, तो हमने कॉलेज से विद्यार्थियों को बुला करके
और जब 44 बीकॉम के हुए विद्यार्थियों का कैंपस सिलेक्शन कराया और फिर हमने कैंपस में भी कॉमर्स डिपार्टमेंट खोल दिया बीकॉम के लिए, तो वहाँ पर एडमिशन के लिए लाइन लग गई। 120 हमारी सीट तुरंत फुल हो गई और 120 में जो हमारी थोड़ी सी फीस आई उससे विश्वविद्यालय का रिसोर्स भी जनरेट हुआ। तो हम ऐसे भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के और प्रतिभाओं को उजागर करने का, उनको सही स्थान पर नियोजित करने के अगर कार्यक्रम करते हैं तो विश्वविद्यालय के अंदर एक फाइनेंशियल रिसोर्स भी जनरेट होता है और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी ये जमता है कि हम विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, देश और राष्ट्र की हम सेवा कर सकते हैं और दुनिया का हम मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हमने अध्यापकों में जो रिसर्च करते थे उनको विश्वविद्यालय की तरफ से विदेश में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेषित किया। उनका सारा खर्च, नहीं तो होता क्या है कि उनको थोड़ा सा खर्च कहीं से मिलता है, बाकी के लिए समस्या हो जाती है। हमने सारा खर्च दिया और डॉक्टर झांसी मिश्रा जैसे फार्मेसी के अध्यापक और एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 1500 वैज्ञानिकों के बीच में और यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त किया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? अध्यापकों को, छात्रों को जब हम मोटिवेट करके उनका प्रमोशन, उनको आगे बढ़ाते हैं तो उससे ही विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होता है, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होता है। तो 1500 वैज्ञानिकों के बीच में 150-200 और देशों के बीच में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। साथ ही साथ केवल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाना, प्रोफेशनली विद्यार्थियों को मजबूत करना, यही विश्वविद्यालय का उद्देश्य नहीं होता है। उसको नैतिक रूप से मजबूत करना, उसको चारित्रिक रूप से मजबूत करना, आध्यात्मिक रूप, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है तो आध्यात्मिकता उसके अंदर कैसे आए, इसके लिए हम और विश्व पुरुष, उद्योग ऋषि, योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी को बुला करके और 1,20,000 विद्यार्थियों का जो एक दिन योग कैंप किया विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर उनकी उपस्थिति में, तो और विश्वविद्यालय ने 1,20,000 विद्यार्थियों के छात्रों ने जब एक साथ योग किया तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा। ऐसे एक बड़े संत का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, एक स्वास्थ्य और योग के क्षेत्र में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थापित हुआ। उसकी प्रतिष्ठा पहुंची, उसकी गरिमा पहुंची और उसका नेतृत्व पहुंचा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन भी विश्वविद्यालय के अंदर होने चाहिए। जब विद्यार्थी के सामने कोई रेनाउंड साइंटिस्ट आता है, विश्वविख्यात वैज्ञानिक आता है, उसको देख करके, उससे इंटरेक्ट करके, उससे संवाद स्थापित करके विद्यार्थी के अंदर एक महान वैज्ञानिक बनने की, महान साहित्यकार बनने की, महान एक कलाकार बनने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, छात्र के अंदर तो परमेश्वर का वास होता है, केवल उसको स्मरण कराने की जरूरत होती है। और ऐसा करके और हमने उसके अंदर ये भावना को जागृत, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन जब हमने कराया, देश विदेश के वैज्ञानिक आए और उस सारे प्रोसीडिंग्स को उन्होंने अपने देश में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अपने देश की वेबसाइट में जब उन्होंने चलाया तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हुआ। हमने कोई भी चीज़ का समाधान और इनोवेटिव अगर है तो विश्वविद्यालय की काया पलट कर सकता है, विद्यार्थियों का भाग्य बदल सकता है, अध्यापकों की सोच बदल सकता है। हमने पीएचडी ऑर्डिनेंस को बदला, जहां 10 साल से कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन टेस्ट नहीं करा रहा था, हमने टेस्ट कराया। लेकिन नेट और जेआरएफ किए हुए विद्यार्थी और को हमने टेस्ट से एग्जम्प्टेड किया। और जो हमारे कॉलेज थे, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज थे, उनमें जो अध्यापक थे, ऐसे प्राइवेट कॉलेज, उनके अध्यापक ये सोच नहीं सकते थे कि हम किसी छात्र को पीएचडी कराएंगे, हम पीएचडी के सुपरवाइजर बनेंगे, ये उनके स्वप्न में भी नहीं था। हमने पीएचडी ऑर्डिनेंस को
सरकार के और यूजीसी के नियम के तहत इस प्रकार से परिवर्तन किया कि 1 साल के अंदर 2017 में मैंने कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया था और 2017 में ही पीएचडी में 1,500 एडमिशन हुए, जिसमें से 500 छात्र जेआरएफ की फेलोशिप सरकार से प्राप्त कर चुके थे। तो जब हम कहते हैं कि जो छात्र पढ़ना चाहता है, जो रिसर्च करना चाहता है, जो अध्यापक रिसर्च कराना चाहता है, हमको उसको रोकने का अधिकार नहीं है। हमें सारे नियम पर नियम विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे बनाना चाहिए कि अध्यापक अगर रिसर्च कराना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, छात्र अगर शोध करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। हमको उसको रोकने का अधिकार नहीं है। हमें व्यवस्थाएं ऐसी खड़ी करनी है कि वो काम कर सकें। हजारों लाखों लोग जब निर्बाध गति से बिना किसी तनाव के जब रिसर्च करते हैं तो उसी में से नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक, साहित्यकार इनका को उत्पन्न होते हैं, उसी में से निकलते हैं। 1-2 लोगों के काम करने से कुछ नहीं होता। विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने देना चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक सीटें, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो उनकी कोर्स को चलाने से ही हमने विश्वविद्यालय के अंदर करोड़ों रुपए और फाइनेंशियल रिसोर्स के रूप में भी जमा किए। हमने छात्र की फीस घटा दी। पीएचडी एडमिशन में हमने 10,000 फीस एक छात्र की कम कर दिया। पहले पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 25,000 प्लस 10,000 35,000 फीस लगती थी, लेकिन हमने 10,000 ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, केवल 25,000 रखा। लेकिन हमने 1,500 एडमिशन किए तो करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय के कोष में जमा हुआ। इस प्रकार से हम थोड़ा सा अन्वेषणात्मक तरीके से अगर समस्याओं का समाधान करते हैं, छात्रों की, अध्यापकों की, कर्मचारियों की, तो उसका निश्चित रूप से ऐसा समाधान मिलता है और विश्वविद्यालय को भी एक फाइनेंस जनरेट होता है, सशक्त साधन हम स्थापित करने में समर्थ होते हैं। और ये एक विश्वविद्यालयों के लिए एक धनात्मक और अच्छी दिशा में और एक संदेश जाता है कि ऐसा किया जा सकता है। अभी हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने रिसर्च प्रस्ताव हमने भेजे, वहाँ के लोगों ने भेजे, तो ऐसी समस्याओं को लिया जो देश के लिए ज़रूरी हैं, उसके प्रस्ताव भेजे। तो अभी दिल्ली सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार थे, उन लोगों को ऐसे बढ़िया प्रोजेक्ट मिले जो समाज की आज की आवश्यकता है, इस दिशा में हमारा शोध होना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों को सरकार आज जो है तो आर्थिक रूप से भी बड़ा संबल प्रदान करती है, जिससे कि देश की, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो। तो ऐसे हम सबको सोचना पड़ता है। जी, बहुत सुंदर विचार सर आपके। और निश्चित रूप से आप पूरे भारतवर्ष में, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शोध में जो नवाचार आपने किए हैं उसके लिए आप पहचाने जाते हैं और आप याद किए जाते हैं। अभी आदरणीय यादव सर को एक नया दायित्व प्राप्त हुआ है। आप अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इस समय एनपीएल में कुछ साइंटिस्ट और कई भारतवर्ष के शिक्षकों से मिलाकर एक संस्था है जो कि शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो आदरणीय यादव सर से हम जानना चाहेंगे कि अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में आप अध्यक्ष के पद पर रहकर क्या क्या नए काम करने के आपकी योजनाएं हैं, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। अल्ट्रासाउंड जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले मेडिकल में एक्सरे किया जाता था जब ज़रूरत पड़ने पर, उससे लोग घबराते थे। लेकिन एक्सरे को रिप्लेस करके, क्यों घबराते थे? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और एक्सरे ऐसा रेडिएशन है जो बहुत ही मोटी सतह को भी और उसमें भेदन करने की क्षमता होती है। इसलिए शरीर से जब एक्सरे पास कराई जाती थी तो रोगी घबराता था और भय खाता था। लेकिन अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ने, अल्ट्रासोनिक्स ने उसको रिप्लेस किया और अल्ट्रासाउंड कराने में कोई भय नहीं खाता। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासोनिक्स के द्वारा रिप्लेस किया गया। उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि नैनो साइज में अगर कोई पार्टिकल है
तो उसका साइज पता लगाने के लिए हमको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। और आज के ज़माने में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और 10-12 करोड़ का मिलता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक्स के द्वारा, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ख़ास तौर से अब हम लोगों ने ये फील्ड स्थापित की कि नैनो स्केल में अगर पार्टिकल है 4 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर, 10 या इसके ऊपर, तो अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड से भी और हम पार्टिकल का साइज पता कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। और किसी लिक्विड मटेरियल में, किसी फ्लूइड में अगर वो सस्पेंडेड है तो उसका कितना अमाउंट होगा, कितने पार्टिकल होंगे संख्यात्मक रूप से, ये भी हम जान सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन लिक्विड मटेरियल, इसका भी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं केवल अल्ट्रासोनिक एटेन्यूएशन पैरामीटर को मेजर करके। और इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड लगा करके हम उसी को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका जो फॉरेन मेड इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं एकॉस्टिकल पार्टिकल साइजर। वो मुश्किल से 20-21 लाख का आता है। तो हमने 10-12 करोड़ की टेक्नोलॉजी को और उसी के रिजल्ट को हमने 20-21 लाख की टेक्नोलॉजी में अल्ट्रासोनिक्स के माध्यम से हमने रिप्लेस किया, ये स्थापित किया। आज दुनिया में अब ये स्थापित है। इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में अब अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड, अभी तो क्या है, इमेजिंग करती है। हमारे अंदर जो बेबी है, फेटस है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, हम उसका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के द्वारा जान सकते हैं कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हम अभी मेडिकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं। लेकिन किसी रोग का उपचार, उसकी दवा, उसको कहते हैं थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। इसका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए डिफरेंट एप्लीकेशन से और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये सब बिल्डिंग की टेस्टिंग, कोई बिल्डिंग अगर 25 साल की हो गई है तो कितने आयु तक आज चलेगी, तो हम अल्ट्रासोनिक्स के माध्यम से ही और उस बिल्डिंग की क्वालिटी का भी पता लगा सकते हैं, बिना उसको तोड़े हुए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको डैमेज किए हुए उसकी क्वालिटी को पता लगा सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि ये 20 साल की बिल्डिंग अभी और 20 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है और बहुत आसान है और ये बहुत कास्ट इफ़ेक्टिव है, कम खर्चीली है। भारत जैसे ग्रामीण आधारित देश को और ऐसी कम खर्चीली ही टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके लिए अल्ट्रासोनिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इस दिशा में अपनी रिसर्च की और अपने ऐसे शोधों की मतलब डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हुए, जो आज की आवश्यकता है, ऐसा प्रयास हम आगे करने वाले हैं और इसका प्रयास स्टार्ट कर भी दिया है। इसके लिए सोसाइटी के जगह जगह कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और ऐसे विद्यार्थी जीवन में ही बीएससी और एमएससी में भी अल्ट्रासोनिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई, थ्योरेटिकल पढ़ाई, ऐसे कोर्स स्ट्रक्चर में भी हम प्रयास करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस एरिया से रिलेटेड कोर्स स्ट्रक्चर भी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, ताकि आगे वो इस दिशा में शोध कर सकें और देश दुनिया के विकास में अपना योगदान कर सकें। जी सर, आज अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 49वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, और इस ज्ञान विज्ञान सम्मेलन में कई वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। आज इस स्थापना दिवस पर अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है। सर, हम जानना चाहेंगे ये किस तरह के पुरस्कार हैं जो वैज्ञानिकों को दिए जा रहे हैं? अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ के जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, जो कि इन सब आयोजनों में बहुत गहरी रुचि ले रहे हैं। ज्ञान विज्ञान सम्मेलन उसका एक उदाहरण है। ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदला जाए, इसकी आज आवश्यकता है। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं
वो हमारे पूर्वजों से प्राप्त जो भी ज्ञान है, ट्रेडिशनली जो ज्ञान है, वो विज्ञान में कैसे बदले, आज की आवश्यकता के अनुसार वो टेक्नोलॉजी में कैसे परिवर्तित हो। इसलिए आज इस प्रोग्राम का जो नाम रखा गया ज्ञान विज्ञान सम्मेलन, वो बहुत आकर्षण का विषय है। और ये हमारे डायनेमिक कुलपति यहाँ के प्रोफेसर मुकेश पांडे जी की देन है। उनसे हम लोग प्रभावित होकर के डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम इससे प्रभावित हैं। और अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है, उसने ये फैसला किया है कि यहाँ के माननीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी को ग्लोबल इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड 2022 ये अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एक विशेष अवसर पर प्रदान करेगी, जिससे कि सारे विश्वविद्यालयों को ये मैसेज जाएगा कि इस प्रकार से इनोवेटिव सॉल्यूशन और की आकांक्षा रखने वाले ऐसे जो लीडर हैं एजुकेशन के क्षेत्र के, उनको इस ओर ध्यान देने के लिए एक संदेश प्राप्त होगा, पूरे देश में जाएगा। इसलिए अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ग्लोबल इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड 2022 की घोषणा की है। आपको सर कई वर्षों का अनुभव है शिक्षा में, प्रशासन में भी और शोध में भी। एक हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आप भविष्य में करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर पाए, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, ये हम जानना चाहते हैं। जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट तत्व शामिल किए गए हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो एलिमेंट तत्व कितने भी अच्छे हों, अगर उनको क्रियान्वित करने का जो सिस्टम है वो हमारा उपयुक्त नहीं होता है, तो वो क्रियान्वित नहीं हो सकते। वो केवल डॉक्यूमेंट में रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, एक शिक्षा के प्रशासक रूप में अनुभव के आधार पर और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि विद्यार्थी के विकास में भौतिक और आध्यात्मिक, नैतिक तीनों प्रकार का विकास जुड़ा होता है। जब तक वो तीनों प्रकार से उसका विकास नहीं कर सकते, तो दुनिया के इतिहास में अपना योगदान नहीं दे सकता है। इसके लिए जो हमारा सिस्टम है विश्वविद्यालयों की पढ़ाई का सिस्टम, वो हमारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली का सिस्टम होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली के सिस्टम में क्या है कि साल भर उसको एक जो परीक्षा का टेंशन होता है, जो हमारे सेशनल टेस्ट होते हैं, उसका जो टेंशन होता है वो विद्यार्थी को नहीं रहता है। उन्मुक्त, तनाव रहित वो साल भर शिक्षा प्राप्त करता है और वो परीक्षा का एक तनाव से ग्रसित ना हो करके और वर्ष में एक परीक्षा देता है। अब आप कह सकते हैं कि भाई वर्ष में किसी कारण से और तबीयत खराब हो गई, परीक्षा का पेपर गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए हम बैक पेपर सिस्टम पहले से ही रखते आ रहे हैं। और ये जो सेशनल टेस्ट है और सेमेस्टर सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये हमारे ये सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है और ये विदेशों का अनुकरण है, वेस्टर्न अमेरिकन सिस्टम का कि ये फॉलोइंग है, उससे हमारे देश के लिए ये हितकर नहीं है। मैं इस बात को दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ। इसलिए हमारा जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली से उसको करना चाहिए। साल भर उसको समय भी मिलता है कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्कशॉप के लिए, और भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो विशेष व्यक्ति हैं, विभूतियाँ हैं, वो उनकी विजिट जब विश्वविद्यालयों के अंदर आती है तो विद्यार्थी उसको देख करके सीखने की ललक रखता है। उनको देख करके उसको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है और फिर उस दिशा में वो तेजी के साथ बढ़ता है। उसके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उस प्रतिभा का जब विशेषज्ञ आता है, मान लीजिए राजनीति का कोई राजनेता आता है, तो अच्छे राजनेता बनने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है और वो बन जाता है। और केवल किसी कोई पाठ्यक्रम के अलावा भी और किसी भी ज्ञान विज्ञान को पाठ्यक्रम में सीमित नहीं किया जा सकता है।
तो वो अनेक प्रकार से जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करना होता है उसको प्राप्त करने के लिए उसको पर्याप्त समय रखता है, और शिक्षा के प्रशासकों के सामने अपनी बात को रखने के लिए भी, और उसके अंदर एक क्षमता विकसित होती है। विश्वविद्यालयों के अंदर हर फील्ड के लिए एक उपयुक्त वातावरण हो। जैसे छात्र संघ होने से केवल ना कि छात्र संघ में चुनाव लड़ने वाले के अंदर जो जो आम छात्र है उसके अंदर भी एक लीडरशिप की क्षमता का विकास होता है। कैसे अपनी बात को रखना, किसी के सामने, प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर के सामने कैसी अपनी बात को रखना, अपनी समस्याओं को समाधान के लिए जाना, बताना, इन सब बातों का उसके अंदर विकास होता है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साहित्यकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं अपने जीवन काल में छात्र संघ की कार्य परिषद का 1 साल मैं खुद ही कार्यकारिणी सदस्य चुना गया था। तो अनेक क्षेत्रों में जो विद्यार्थी की प्रतिभा है उसको विकास करने के लिए अनेक प्रकार के सिस्टम विश्वविद्यालयों के अंदर होते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस को हमें समाप्त नहीं करना चाहिए, और कोई भी छात्र वो अच्छा ही होता है। लोग कहते हैं कि 20 साल पहले, 10 साल पहले छात्र अच्छे होते थे, आज मैं इस बात को कतई मानता नहीं। छात्र तो हमेशा नया है, हम उसको क्या देते हैं, हम उसके बारे में कितनी मेहनत करते हैं, और उसके जीवन को संवारने के लिए अगर हम ईमानदारी के साथ आते हैं तो छात्र से बढ़ कर के और कोई अच्छा इंसान कोई होता नहीं है, और उससे ज़्यादा अनुशासन कोई आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि छात्रों को केंद्रित रख करके हमें सारी की सारी व्यवस्थाओं का निर्माण और अन्वेषणात्मक तरीके से, भाई 25 साल पहले परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। आज अनेक प्रकार के हमारे पास जो है तो ऐसे क्षेत्र खुल रहे हैं जहाँ छात्र जा सकता है, जहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। अनेक प्रकार के नए नए रोजगार आज सृजन हो रहे हैं, अनेक प्रकार के नए रास्ते आ रहे हैं, और ग्लोबली विदेशों में और हर प्रकार से सीख करके और उसको जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट का, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है, छात्र पढ़ते समय भी हमको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि छात्र मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहा है और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी कर रहा है। वो देख सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो फीजिबल है कि नहीं है, वे छात्र जीवन में ही, और हमको उसको बता सकते हैं। गेस्ट हाउस का मैनेजमेंट है, छात्रों के कंट्रोल में दिया जा सकता है, तो उनको ये पता चलेगा कि हम प्रैक्टिकल मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर समरसता उत्पन्न करने के लिए, प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए और संगीत की शिक्षा जरूरी है, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में, विश्वविद्यालय लेवल में। क्योंकि भारत की एक देन उसकी शास्त्रीय संगीत कला भी है, संस्कृति है। उसमें संस्कृति क्या है, संगीत कला के क्षेत्र से जाना जा सकता। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार का जब प्रोग्राम होता है तो छात्रों के अंदर कलाकार बनने की इच्छा होती है। ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विभूतियों का विश्वविद्यालय के अंदर आना होता है। अनेक जो हमारे विद्वान हैं, वैज्ञानिक, साहित्यकार हैं, ऐसे कलाकार जब विद्वान आते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, तो फिर छात्रों का जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से उनका व्यक्तित्व निर्मित होता चला जाता है। जी, बहुत सही कहा सर आपने कि आयोजन करने से कई प्रतिभाएं निकलती हैं। जिस तरह से हम खेलों का आयोजन करते हैं, स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो खिलाड़ी निकलते हैं। कला साहित्यिक सम्मेलनों का हम आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से कला साहित्य में निपुण व्यक्ति निकलते हैं। यदि इस प्रकार हम वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों का भी सेलिब्रेशन करें तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक और अच्छी प्रतिभाएं हमारे सामने आएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीयू संवाद में आप पधारे, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।